Hi guys, how are you all? I know you are very busy with your IIM Bangalore UG entrance exam and मुझे आपको इस तरीके से डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, बट जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी लाने वाली हूँ. I am here with that subject wise strategy. I hope you watch this till the end ताकि आप हर एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाए एंड देन थैंक मी लेटर इन द कमेंट्स. आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम. सो प्लीज stick to your screens till the end of this video and you will get out of this video after knowing so much that you must know. and इसके बेसिस पे आपको स्ट्रैटेजी सिर्फ ये नहीं पता चल रही कि आपको प्रेपरेशन कैसे करनी है, आपको ये स्ट्रैटेजी पता चल रही है कि आपको एग्जाम में उस क्वेश्चन से डील कैसे करना है. चाहे वो डिफिकल्ट हो, चाहे वो इजी हो, वो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी सरप्राइज आ जाए, इस तरीके से आप डील कर पाएंगे. एंड देयरफॉर watch the video till the end, subscribe to the channel because I'm going to help you crack IP MAT as well. अब हम सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं. अगर आप क्वांट सेक्शन को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान जरूर रखें, या आप क्वांट को प्रिपेयर भी कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जिस चीज में आप सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो उसको सबसे ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करो, उसका सबसे ज्यादा ध्यान रखो. एंड जिस चीज में ज्यादा टाइम लगता है उसको आप सेकंड प्रेफरेंस दो. थर्ड प्रेफरेंस आपकी वीकनेस या ऐसे टॉपिक्स होने चाहिए जो आपको बहुत अच्छे से नहीं बनते हैं, जो आपको मालूम है कि आपका कैलिबर उसमें अच्छा नहीं है. जैसे मैं अपना एक एग्जाम्पल बताती हूँ. मैं अरिथमेटिक्स में बहुत अच्छी हूँ तो अरिथमेटिक्स में सबसे पहले करूंगी, लेकिन मुझे टाइम बहुत ज्यादा लगता है डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस में. डेटा इंटरप्रिटेशन मुझे एकदम पागल कर देता है तो उसको सॉल्व करने में मुझे बहुत वक्त लग जाता है, इसलिए मैं उसको सेकंड प्रायोरिटी में रखती हूँ. एंड थर्ड जो होता है वो हमारा वो सब्जेक्ट होता है, जैसे मेरे लिए ज्योमेट्री है जिसमें मेरे लिए एक्यूरेसी को हिट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. सेकेंड इज लॉजिकल रीजनिंग. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पजल्स को सबसे पहले मत पिक करो. अगर तुम कोशिश कर सकते हो तो पजल्स को इग्नोर करो अंटिल तुम्हारे ये 4 टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएं. दैट इज सीरीज के क्वेश्चंस, एनालॉजीज के क्वेश्चंस, सिलोजिज्म्स के क्वेश्चंस एंड डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस. ये चारों के क्वेश्चंस जब आपके कंप्लीट हो जाएं उसके बाद मूव टू पजल्स, क्योंकि पजल्स आर मेंट टू पजल यू एंड द मोमेंट यू गेट पजल्ड यू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम. हम 2 सिनेरियोस की बात करेंगे. पहला सिनेरियो है जिसमें VA भी आ रहा है एंड RC भी आ रहा है. तो अगर VA RC का कॉम्बिनेशन आ रहा है तो आप सबसे पहले RCs कंप्लीट करिए, क्योंकि RCs में आपको रीड करके उस पैसेज के बेसिस पे आंसर्स निकालने होते हैं, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस एकदम से लो नहीं होता है. लेकिन VA में क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, वोकैबुलरी में कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो आपने कभी पढ़े ही नहीं, जिनको आप कभी जानते ही नहीं हो, आपने कभी देखा ही नहीं है, तो उनके बारे में उनका आंसर या उनका मीनिंग इंटरप्रेट करना ही इज नेक्स्ट लेवल डिफिकल्ट. तो उस डिफिकल्टी में पढ़ने से बेटर है पहले अपने आप को बूस्ट कर लो बाय टेकिंग द RC सेक्शन, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड ऑफ ऑल आपको ये मालूम हो कि नहीं, मुझसे RC बन गया है, मेरा RC पूरा कंप्लीट हो गया है. अब मैं अगर VA में थोड़ी बहुत गलती करती भी हूं या करता भी हूं या मैं अटेम्प्ट नहीं करता हूं तो भी चल जाएगा. That is what you think strategically when you are taking the exam. तो इसलिए ध्यान रखिएगा. अच्छा, एक और बात ध्यान रखिएगा, अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं कि मेरी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है तो याद रखिएगा, इस दुनिया में जिस इंसान ने पहली बार इंग्लिश का फर्स्ट शब्द बोला होगा, अगर आज उसको भी आप बिठाल दोगे और उससे भी कोई एक नया शब्द पूछ लोगे तो उसको भी नहीं बनता होगा, क्योंकि इंग्लिश हैज इवॉल्व्ड ओवर द इयर्स एंड ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं दुनिया में जो शायद आपने कभी नहीं देखे हो. तो ओवर कॉन्फिडेंट मत रहना, थोड़ा बहुत वोकैबुलरी करते रहना. अब इसी सिनेरियो में अगर आप VA के हिसाब से सोच रहे हो तो हो सकता है कि ग्रामर के भी क्वेश्चंस आ जाएं. तो ग्रामर का जो क्वेश्चन होता है वो आपकी सेकंड प्रायोरिटी होना चाहिए. मतलब आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेकंड प्रायोरिटी ग्रामर का क्वेश्चन एंड लास्ट प्रायोरिटी इज VA का सेक्शन. तो इस सिचुएशन में ग्रामर, क्योंकि आप बचपन से पढ़ रहे हैं, आपको यहां मार्क्स मिल गए, आपको RC में मार्क्स मिल गए एंड आपके VA में अगर 1-2 मार्क्स कट भी गए तो आपको बुरा नहीं लगेगा. The second situation is where only RC is there, कि सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बेसिस पे ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. तब ऐसा कैसे होता है कि अगर 15 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो 3 पैसेजेस होंगे, उनके बेसिस पे 5 क्वेश्चंस होंगे.
मोस्टली ऐसा ही होता है, बहुत ज्यादा फेमस है ये चीज। तो अगर आपको ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आता है तो मोस्टली ऐसा होता है कि इन 5 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन जो होता है वो वोकैबुलरी का क्वेश्चन होता है। अब इस सिचुएशन में अगर आपको कोई एक वर्ड का मीनिंग नहीं मालूम है तो आप या फिर तो वर्ड का मीनिंग समझने की कोशिश कर सकते हैं बाय रीडिंग whatever is written in the passage। जैसे क्या होता है मोस्टली क्वेश्चन कैसे आता है कि पैसेज में से ही बोल्ड कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग बताओ। तो जब वो वर्ड हाईलाइट किया हुआ है तो उसके ऊपर की एक लाइन एक नीचे की लाइन जब आप पढ़ते हो तो आपको थोड़ा सा समझ में आता है कि क्या मीनिंग है इसका। नाउ व्हाट हैपेंस इज आपको 4 ऑप्शंस दिए होते हैं। अगर कोई वर्ड है जिसका या फिर तो नेगेटिव इंटरप्रिटेशन हो सकता है या पॉजिटिव, तो उसमें 4 ऑप्शंस भी इसी तरीके से होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपका वर्ड जो है वो एक पॉजिटिव वर्ड है तो आप क्या करेंगे, आप 2 पॉजिटिव वर्ड्स को चुनेंगे एंड उसके बीच में आप कंफ्यूज होंगे। आप नेगेटिव वर्ड्स को तो सबसे पहले एलिमिनेट कर देंगे, करेक्ट। तो अब आपको मैंने 2 ऑप्शंस तक लाके रख दिया। अब इसके बाद सही ऑप्शन को मार्क करना आपका बैटल है। The only thing that I would like to suggest in reading comprehension is that you must choose an elimination reason. Elimination के कुछ particular 4 reasons होते हैं। इन चारों reasons को अगर आपने use किया तो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। ये 4 reasons हैं। First of all, if something is not mentioned in the passage, it can't be your answer. Second is कि कोई भी आंसर vague नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए वहां पे कि एकदम उसका जो एक्सेस है वो एकदम वाइड है या बहुत ही ज्यादा छोटा है। एंड द थर्ड थिंग इज कि वो ऑपोजिट नहीं होना चाहिए टू द पैसेज और टू द क्वेश्चन। द लास्ट थिंग इज कि एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, मतलब अगर पैसेज में लिखा है कि 85% ऑफ पीपल इन इंडिया वोटेड फॉर बीजेपी इन 2014, तो आपके ऑप्शन में ऑल द पीपल इन इंडिया वोटेड फॉर बीजेपी इन 2014 इज रॉन्ग। The correct thing is most of the people in India voted for BJP in 2014. That's the correct thing. इसी को एक्सट्रीमिटी बोलते हैं। अगर आप मोस्ट यूज कर रहे हैं, 85% को सिर्फ मोस्ट कहा जाता है, तो मोस्ट को आप ऑल एंड फ्यू नहीं बोल सकते, ऑल को आप मोस्ट एंड फ्यू नहीं बोल सकते, एंड फ्यू को आप मोस्ट एंड ऑल नहीं बोल सकते। दैट मीन्स अगर ये लिखा होता कि 100% ऑफ पीपल वोटेड फॉर बीजेपी इन 2014, देन आप 100% को ऑल की जगह मोस्ट या फ्यू भी नहीं बोल सकते। तो यस, इट इज बेस्ड ऑन डिग्री, नॉट ऑन वर्ड्स। आप नेवर, ऑलवेज, ऑल जैसे वर्ड्स को देख के ये मत सोचना कि एक एक्सट्रीम ऑप्शन है। हो सकता है आपका पैसेज उस एक्सट्रीम ऑप्शन की बात करता हो सकता है आपके पैसेज में लिखा हो कि नीना ऑलवेज वेयर्स वनीला फ्लेवर्ड परफ्यूम। तो जो ऑलवेज वर्ड है, इट्स नॉट ऑलवेज एक्सट्रीम।